ऐसा नहीं है कि 2 दिन के अंदर बांग्लादेश के अंदर ये हिंसा हो गई। 20 साल पहले से प्लानिंग चल रही होगी कि कैसे हिंदुस्तान को कमजोर करना। अब वॉर में जाओगे आपको तो लगेगा यार कि मैं इसको 2 घंटे में खत्म कर दूंगा। आएगी बांग्लादेश में दोबारा लोकतंत्र आएगी। मैं आपसे यहाँ कह के जा रहा हूँ, आज नहीं तो कल यूनुस खान यहाँ से भागकर जाएगा। आजकल लकी बिश जी, बांग्लादेश में तो जो आप देख रहे हैं क्या सिचुएशन है, बड़ी संख्या में हिंदुओं पर वहां एट्रोसिटीज की खबर आ रही है। आप वहां इस घटनाओं को आप भारत के खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा की तरह देख रहे हैं, या इसमें कुछ और साजिश की बू आती है आपको? मैम देखिए, बांग्लादेश को हम ले लेते हैं, पूरी जो भी मीडिया कवर करता है, देखते हैं कि बांग्लादेश के अंदर 10,000 लोग 20,000 लोग रोडों पे ऊपर आ जाते हैं, आग लगाते हैं, एंटी इंडिया बातें करते हैं। पिछले 1 साल में हमने ऐसी कई तस्वीरें देख ली। नहीं देख ली ना। लेकिन आपने कितने लोग देखे मैम? 10,000, 20,000, 50,000, ये तो देखे। छोटा देश है। हाँ, 20-25,000 ही देखे ना मैम। इसका मतलब कि ये दुनिया को दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि पूरा बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ है मैम। आज भी ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ है। हर जगह पर अच्छे लोग होते हैं। आज भी बांग्लादेश के अंदर बहुत लोग हैं जो चाहते हैं लोकतंत्र हो। अब होता क्या है कि जानबूझकर उन चेहरों को सामने लाना और हिंदुस्तान को भड़काना, यहाँ की जनता को भड़काना, हिंदू आदमियों की हत्या करना, इसमें बांग्लादेशी लोग इन्वॉल्व हैं। ये कोई बांग्लादेश के आम लोग नहीं है, ये है ISI के लोग, ये है डीप स्टेट के लोग। मैं यही इसलिए पूछ रही थी आपसे कि साजिश ताकि होगा क्या, 5 हिंदुओं को मारा, इससे कौन भड़केगा? हिंदुस्तानी भड़केंगे ना। गुस्सा सही बात गुस्सा है ना मैम, मेरे को तो गुस्सा आता है इस बात पर। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, क्या उन एजेंसियों को नहीं पता कि हिंदुस्तान इससे भड़केगा? या हिंदुस्तान मैम, जहां पर हम लोग सोचना बंद कर देते हैं, दुनिया की किसी भी एजेंसी की सोच वहां से शुरू होती है। उन्हें पता है कि इनको मारा जाएगा, इनको जलाया जाएगा, हिंदुस्तान की जनता के अंदर क्या होगा? आक्रोश होगा, रिएक्शन होगा। प्रेजेंट गवर्नमेंट को कहेंगे खत्म कर दो ना 5 मिनट में बांग्लादेश को, क्या कर रहे हो, इतनी बड़ी फौज है तुम्हारी, यही तो कहेंगे मैम। कि प्रेजेंट गवर्नमेंट को कहेंगे कैसी गवर्नमेंट बैठी है यार, हमारे लोग मार रहे हैं और ये एक्शन नहीं ले रही। मैम, हमारे देश का काम है 147 करोड़ की हिफाजत करना, पहले प्रायोरिटी। हम मतलब उकसावे में हम नहीं आ रहे। मैम एक चीज बताइए, छोटा सा यूक्रेन है ना, मैं लोगों को यह समझाना चाहूंगा इस बांग्लादेश के माध्यम से, इतना सा यूक्रेन था, इतना ज्यादा, जिसे रशिया महज 2 घंटे के अंदर खत्म कर सकता। भाई 3 साल हो गए युद्ध चलते चलते। तो वही लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान इस वॉर में आ जाए एक बारी। आपको जो ये वॉर नजर आ रही है, इसके पीछे 20 साल की प्लानिंग है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन के अंदर बांग्लादेश के अंदर ये हिंसा हो गई। 20 साल पहले से प्लानिंग चल रही होगी कि कैसे हिंदुस्तान को कमजोर करना। श्रीलंका कमजोर किया मैम, खत्म किया पड़ोसी। श्रीलंका के बाद पाकिस्तान को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। नेपाल की गवर्नमेंट इधर ही हो गई, बांग्लादेश पूरा हिल गया। आपके चारों साइड से घेर रहे ना मैम। लेकिन वो चाहते क्या है कि आप इसमें जाओ। एक बार आप वॉर में जाओगे, आपको तो लगेगा यार कि मैं इसको 2 घंटे में खत्म कर दूंगा। फिर आप क्या करोगे? 32 देशों से युद्ध करोगे मैम। आज रशिया यूक्रेन से युद्ध नहीं कर रहा है, पश्चिमी देशों से कर रहा है, 32 देशों से युद्ध कर रहा है। हाँ। लोग बोलते हैं कि मैं कहता हूं कि आपको 32 देश नजर नहीं आ रहे जो रशिया के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो वेस्ट या डीप स्टेट चाहता ही ये है कि क्या एक बारी आ जाए। आपका इशारा अमेरिका की तरफ है मैम, चाहे अमेरिका हो चाहे MI6 हो, है ना मैम, चाहे डीप स्टेट हो इसके पीछे। आज मैम अमेरिका क्या बेच रहा है दुनिया के अंदर? वेपन बेचता है ना। 43% पूरे अमेरिका में वेपन है मैम, जो दुनिया के अंदर बिक रहे हैं, हथियार जो बिक रहे हैं। अगर वॉर होगा तो क्या होगा? हथियार तो खरीदने पड़ेंगे, चाहे दुश्मन से खरीदो, लेकिन फिर भी खरीदेंगे। चलो कोई देश भूखमरी में आ गया, अगर आपका देश दुश्मन देश अनाज बेच रहा होगा, आपको मजबूरी में अनाज तो खरीदना पड़ेगा ना मैम, क्योंकि जिंदा रहना है। सही बात है। तो लोगों को ये समझना है मैम। और मैम देखो, हम कब दुनिया में सबसे सुपर पावर बनेंगे मैम? जब देश की पब्लिक अपने सरकार के साथ खड़ी रहेगी मैम। तो बांग्लादेश के मामले में आप कह रहे हैं कि ये हमें भड़कना नहीं है, हमें उकसावे में नहीं आना है। हम तो क्या स्टैंड होना चाहिए? स्टैंड ले रहे हैं मैम, स्टैंड तो कर रहे हैं ना। आएगी बांग्लादेश में दोबारा लोकतंत्र आएगी मैम। मैं आपसे यहाँ कह के जा रहा हूँ, आज नहीं तो कल यूनुस खान यहाँ से भागकर जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको क्या, बांग्लादेश में मैम हिंसा फैलाई, क्या कहते हैं ये अपने इसका नाम क्या है, नाम भी भूल गया मैं इसका, जो एक हत्या हुई थी इसकी लड़के की, हाँ, उस्मान हादी। हाँ। ब्लेम किसके ऊपर लगाया था मैम? हिंदुस्तान के ऊपर लगाया था। उनकी एक ऑडियो रिवील हुई थी, उनके एक अधिकारी की ऑडियो शायद मेरे ही
चैनल के थ्रू, मेरे ही उसके थ्रू एक ऑडियो रिवील करी मैंने। वो ऑडियो रिवील करी तो बांग्लादेश के लोगों को पता चला कि यार हमारे नेता को मरवाने के पीछे आईएसआई और यूनुस खान था। अगले दिन क्या हुआ मैम, उमर हांदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अनाउंस किया कि मेरे भाई के, बताया ना मैम। तो हमारा चाहे बेशक हमें 2 या 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, लेकिन हमने सच्चाई दिखाई ना कि इन्होंने ही अपने नेता को मारा और ब्लेम हमारे ऊपर लगाया है। वो इलेक्शन टालने की इलेक्शन को टालने के लिए आगे मैम। तो आप एक भविष्यवाणी कर रहे हैं जो आपने नेपाल के संदर्भ में की थी। आप लोकतंत्र लाने की बात तारिक रहमान कर रहे हैं, तो आप ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं? मजबूरी है मैम। देखो बांग्लादेश चाहता नहीं है, यूनुस खान कभी नहीं चाहता कि तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बने, ना CIA चाहता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सिनेरियो समझाता हूं मैं। बांग्लादेश के अंदर 2 बड़ी पार्टी है, एक है अवामी लीग, BNP, ठीक है मैम। एक्चुअली क्या है, 35% जितने भी वोटर्स हैं बांग्लादेश के, वो किसके साथ है? अवामी लीग के साथ है। 35% वोटर किसके साथ है? BNP के साथ है। अवामी लीग चुनाव लड़ नहीं रही, अवामी चुनाव नहीं लड़ रही। तो अब जो वहां की जनता है, पिछले 15 साल से जनता शांत थी मैम, पब्लिक थी, पीस था, बहुत अच्छे संबंध थे हमारे बांग्लादेश। तो आज भी बांग्लादेश के मैम 90% लोग जो है वो लोकतंत्र ही चाहते हैं। अब यूनुस क्यों इलेक्शन आगे कर रहा था? यूनुस खान क्यों इलेक्शन आगे कर रहा था? CIA क्यों इलेक्शन आगे कर रहा था? MI6, क्योंकि उनका मोहरा तो यूनुस है। वो नहीं चाहते कि BNP भी लोकतंत्र में आए। अगर कल BNP लोकतंत्र में आएगी तो तारिक रहमान की भी मजबूरी है हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाने। इसके संकेत उन्होंने दिए है ना मैम। तो अब ऐसा नहीं है कि यूनुस खान दुनिया को कितना भी दिखाए, उसकी मजबूरी है इलेक्शन कराना, उसकी सबसे बड़ी मजबूरी है। तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो यूनुस खान नहीं चाहता। ये लोगों को समझना चाहिए मैम। देखो हमारे को कोई मतलब नहीं है मैम, हमारी तरफ से चाहे तारिक रहमान इलेक्शन जीते, हमारे लिए एक लोकतंत्र वहां बहाल हो फिर से, और एक प्रधानमंत्री ऐसा हो जो भारत के साथ अच्छे संबंध रखे, ये तो हमारे लिए जरूरी है। हाँ, नहीं मैम, सबसे पहले बांग्लादेश का भला हो। एक्चुअली बांग्लादेश का अच्छा भला तो हो ही, क्योंकि उनके हित की बात है। उनके हित की बात है मैम। उनका भला कैसे होगा मैम? जब अपने पड़ोसी स्टेट से अच्छा रखेगा। तो बांग्लादेश जब अपना भला चाहता होगा तो पड़ोसी राज्यों के साथ तो उसका अच्छा बनाएगा ना मैम। अब अमेरिका तो नहीं आएगा ना वहां से, पहले पड़ोसी ही काम आएगा। अमेरिका तो नहीं आएगा। अमेरिका तो कैसे यूज करेगा, या डीप स्टेट या MI6 कैसे यूज करेगा? जैसे यूक्रेन का यूज किया। अभी यूक्रेन के अंदर मैम वॉर खत्म हो जाए तो मैं कह रहा हूं कि कम से कम 20 से 40 साल लग जाएंगे मलबा उठाने में यूक्रेन का। इतना यूक्रेन के अंदर इतना मलबा आ चुका है, इतना मतलब इतनी बिल्डिंग है, इतनी तबाही हो चुकी है वहां पर। तो आप कह रहे हैं फरवरी में जब चुनाव हो जाएंगे तो बांग्लादेश में शांति बहाल हो जाएगी और हमारे रिश्ते फिर से बांग्लादेश में वैसे ही हो जाएंगे जैसे शेख हसीना के समय थे? जी मैम, देखो अच्छे रिलेशन होंगे, शांति होगी और आने वाले टाइम में मैम कभी ना कभी दोबारा, क्योंकि चाहे कितना भी प्रतिबंध लगा दें अवामी लीग के ऊपर, शेख हसीना दोबारा गवर्नमेंट में आएगी मैम। अच्छा, ये भी आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं? मैं प्रेडिक्शन नहीं मैम, मैं कह रहा हूं। नहीं, आपके प्रेडिक्शन सही होते। आप नोट करके देखो मैम, चाहे 5 साल के बाद, चाहे कभी भी ये गवर्नमेंट दोबारा आएगी। जनता की आवाज को सिर्फ दबाया जा रहा है मैम इस टाइम। कल आप इलेक्शन करवा दो मैम, कल आप शेख हसीना की पार्टी से प्रतिबंध हटा दो, कल दोबारा अवामी लीग आ जाएगी मैम। और शेख हसीना भारत से जाएंगी कैसे? मैं कह रहा हूं अभी उनके लिए सुरक्षित माहौल नहीं है। ये मैंने कहा प्रतिबंध उनके ऊपर से हट जाए, BNP पर से, अवामी लीग से प्रतिबंध हट जाए। आप मत बुलाओ शेख हसीना को, आप इलेक्शन करवाओ मैम, आपको रिजल्ट दिखेगा। और हम नहीं कह रहे यार, हम थोड़ा जा रहे हैं मैम, मैं तो वोट डालने नहीं जा रहा हूँ ना। आप ढाका गए थे अभी हाल में? नहीं अभी मैम ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि बांग्लादेश गया, लेकिन वोट डालने तो मैं नहीं जाऊंगा ना। मैंने पूछा अभी ढाका गए थे आप हाल में? मैं अभी तो मुझे नहीं, अभी तो मैं यहीं पर हूँ इंडिया में फिलहाल। अच्छा, तो मैं तो इलेक्शन में इलेक्शन तो आज भी बांग्लादेश की जनता डालेगी ना मैम। हाँ, जनता तैयार है ना। हाँ। तो क्यों प्रतिबंध लगा रही है? चलो गवर्नमेंट मैम चाहे क्यों प्रतिबंध लगा रही है, चलो तुम वो शेख हसीना को नहीं चाहते कि दोबारा अवामी लीग आए, इसलिए उसके चुनाव लड़ने पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया। बिल्कुल, लेकिन ये क्यों? उन्हें बांग्लादेश से मतलब नहीं है मैम, हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करना। क्योंकि शेख हसीना के साथ हमारे अच्छे रिश्ते थे, अच्छे रिलेशन थे। हिंदुस्तान धीरे धीरे तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा था। पड़ोसियों को डिस्टर्ब कर देना मैम, यही प्लानिंग। और ये प्लानिंग 2-4 दिन की नहीं होती, मैं अभी भी कह रहा हूं मैं, कई सालों की प्लानिंग होती है। नेपाल में भी ऐसी प्लानिंग हुई थी। आपने नेपाल को लेकर एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन किया था कि वहां सरकार गिर जाएगी, वहां सरकार गिर गई। आप कह रहे हैं बांग्लादेश में तारिक रहमान PM बनेंगे, आप कह रहे हैं बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी होगी। तो ये प्रेडिक्शन हम मान के चल रहे हैं कि सच होने वाला है, क्योंकि लकी बिश जो बोलते हैं वो होता है। नेपाल के बारे में बताइए, नेपाल आप गए थे जब सरकार गिर रही थी वहां, रीजन क्या है? देखो वो सरकार किसकी थी मैम? वो चाइना की गवर्नमेंट थी,
देखो ओली चाइना ओली एक समर्थन था। एक्चुअली क्या हुआ मैम, मैंने उनकी कुछ चीज़ें रिवील करी थी। अगर आप देखो तो मैंने उनकी बहुत सारी चीज़ें रिवील करी थी कि कैसे उन्होंने बुद्धा एयरपोर्ट बनाने के लिए कैसे चाइना से फंड लिया, कैसे उस फंडों का दूसरी जगह यूज़ किया, कैसे उन्होंने वीज़ा कांड किया चाइना के अंदर, कैसे चाइना के अंदर केपी ओली पूरे चाइना मतलब पूरे नेपाल को एक चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। और लोगों ने क्या किया मैम, लोगों को धीरे धीरे समझ में आया, लोगों ने समझ में आया, लोगों ने उस गवर्नमेंट को गिराया। देखो गवर्नमेंट तो वहीं के लोगों ने गिराई है ना मैम, पब्लिक को पसंद नहीं आई गवर्नमेंट। जेनजी को आप बहुत पसंद आते हैं मैम, वहाँ के अच्छा यूथ है मैम, नेपाल का यूथ है मैम। आज भी अगर एक चीज़ मैं बताऊँ, मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ लोग नेपाल के हमसे थोड़े से नाराज है, कुछ लोग की बात कर रहा हूँ, कुछ वो क्यों है मैम ये भी मैं बहुत सारे लोग नेपाल के क्वेश्चन पूछते हैं भाई, देखो कि वो कहते हैं कि हमने नेपाल के अंदर हिंदू राष्ट्र को खत्म किया, ये लोगों का आरोप है। भाई हमने नहीं किया, आप पिछले गवर्नमेंट की बात मत करो, जब हुआ जिसने भी वहां कम्युनिस्ट लाया। हम तो हमारी तो बात हिंदू राष्ट्र की करती है ना मैम, गवर्नमेंट हमारे तो करते हैं ना। तो यार जो हम अपने देश में कर रहे हैं तो आपका क्यों हटाएंगे? आप उस नफरत को खत्म करो, आप पहले की नफरत को खत्म करो, 15-20 साल पहले की नफरत को खत्म करो, जिसने आपके वहां से हिंदू राष्ट्र को खत्म करने की कोशिश करे, जिसने मैम एक्चुअली नेपाल को क्या लगा कि एक गवर्नमेंट थी यहाँ पर, हमारे यहाँ पर भी एक गवर्नमेंट थी जिसने नेपाल के साथ जानबूझ के संबंध खराब करे। हिंदुस्तान और नेपाल का क्या किया, रास्ते को ब्लॉक किया गया, उनके यहाँ पर आने में बैन किया गया, उनको पेट्रोल देना बंद किया गया। तब पहली बार क्या हुआ, ये ऐसा नहीं था कि उन्हें पता नहीं था, उसके चीन के करीब गए मैम। ये पिछली गवर्नमेंट का वो था मकसद कि कैसे भी करके नेपाल से हिंदू राष्ट्र को खत्म करना, कैसे भी करके नेपाल को क्या करें, हिंदुस्तान से दूरियां बनाना। तब नेपाल को पहली बार समझ में आया यार, हम तो 1950 से लेकर हमने तो कभी सोचा ही नहीं, हम तो मतलब भाई बहन भाई दोस्त का रिश्ता था हिंदुस्तान के साथ, तो हमने कहा हमने तो दूसरा ऑप्शन खोला ही नहीं। तब वो चाइना के करीब गए मैम। तो आज भी नेपाल के कुछ एक लोगों का तो ये कह रहे हैं हमारी पूर्ववर्ती सरकार, जो पहले की सरकार थी, उनकी गलतियों की वजह से नेपाल हमसे दूर गया। उनकी गलतियों की वजह से नेपाल हमसे दूर गया मैम। तो मैं यही कहूं कि आज भी नेपाल चाहता है कि हिंदू राष्ट्र है, हम हमेशा सपोर्ट में है मैम, लेकिन आप कुछ पिछली लोगों की वजह से हमसे नाराज हो रहे हो, हमारे से नाराज चल रहे हैं नेपाल के कुछ एक कि तुमने माओवाद को बढ़ाया, तुमने ये किया, तुमने रस्तों को ब्लॉक किया, तुमने हमारे हिंदू राष्ट्र को खत्म किया। हमने नहीं किया भाई, जिन्होंने हमारे देश को भी बड़ा अंधकार में ढाला उन्होंने तुम्हें भी किया। काफी गुस्सा भी देखा गया था जब ये जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, तो हमारे जो कई मीडिया कर्मी भी गए थे वहां, उन पर गुस्सा निकला मैम उन पर। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ भाई कि जितने नाराज तुम थे उतने नाराज हम भी हैं। तो आप कितने दिन नेपाल में रहे थे उस दौरान जब ये सरकार गिरी थी नेपाल में? नहीं मैम, जब सरकार गिरी तब मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी मैम, मैं क्या करूंगा वहां जाके, पहले सारा काम करके आ चुके। नहीं मैम, मैं नेपाल के देखो मैम, मेरे बहुत सारे भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं जो बहुत प्यार करते हैं। मैंने सिर्फ उन्हें बोला कि ऐसा होने वाला है करके, और मेरा फर्ज बनता है मैम अपने दोस्तों को बताना, अपने भाई लोगों को बताना कि भाई ये सिचुएशन है, ये चीज है। मैम अगर सपोज करो अगर मेरा कोई दोस्त है किसी घर में रहता है, यार मैं बोलूंगा यहाँ भूकंप आने वाला है तो देख ले थोड़ा सा, तो मेरा फर्ज बनता है ना अपने दोस्तों को सेव करना, पूरे राष्ट्र को सेव करना कि यार आपको इससे नुकसान हो सकता है। लेकिन बिश जी मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि ये बता दीजिए आप कि नेपाल का भविष्य आपको क्या दिख रहा है, कौन अब प्रधानमंत्री बनने जा रहा है और कौन ऐसा शख्स होगा जो चाहेगा कि भारत के साथ उसके संबंध पहले जैसे बहाल हो जाएं? मैम देखिए, अभी नेपाल बहुत शांत, अच्छा, उस प्रोटेस्ट के बाद आप देख सकते हैं नेपाल के अंदर कितनी शांति हुई है, और लोगों को समझ में आ गया, लोगों को एक चीज़ समझ में आ गया नेपाल के कि करप्शन नहीं चलेगा हमारे देश के अंदर। तो जब भी 5 मार्च को इलेक्शन होंगे, तो जहाँ तक है ये मेरा व्यक्तिगत है भाई, कि इसमें ये नहीं बोलना, मेरे व्यक्तिगत स्टेटमेंट हैं जो मेरे रिसर्च है या हम लोग काम करते हैं। तो बालेंद्र शाह नेपाल के अगले प्रधानमंत्री। आप भले व्यक्तिगत कह रहे हैं लेकिन दर्शक बहुत गंभीरता से लेंगे इसको। आप बालेंद्र शाह का नाम ले रहे हैं कि वो नेपाल के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं? जी मैम, और शायद रवि वहाँ के अगले होम मिनिस्टर होंगे, और वो एक अच्छा लोकतंत्र लाने की कोशिश करेंगे। बालेंद्र शाह का नाम उस समय आया था काफी चर्चा में, जब ये प्रोटेस्ट हुआ था और सरकार गिरी थी, तो उस समय बालेंद्र शाह क्यों नहीं पीएम बन पाए? मैम एक्चुअली क्या वजह थी? नहीं मैम, पीएम बनना बालेंद्र शाह के हाथ में नहीं है, जनता के हाथ में है ना मैम। हाँ। जनता किसको चुनेगी? ऐसे तो हमारे देश में भी हर आदमी चाहता हो प्रधान से लेकर विधायक या एमपी बन जाए। उस समय उनके नाम की काफी चर्चा थी और पहली पसंद बनकर उभरे थे वो। नहीं, पब्लिक क्या चाह रही है, मैं पब्लिक की बात बता रहा हूँ मैम, कि इस टाइम नेपाल की जनता किसको प्रधानमंत्री बनाएगी। मैंने सिर्फ वो बोला है कि नेपाल की जनता अभी जो 5 मार्च को जो इलेक्शन होंगे, उस 5 मार्च में बालेंद्र शाह को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाएंगे वो लोग। तो काठमांडू के मेयर के तौर पर बालेंद्र शाह काफी पहले से पॉपुलर थे, तो क्या अभी इस दौरान जो प्रोटेस्ट के बाद से
और अभी तक में उन्होंने ऐसे कौन से काम किए हैं जो उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है? मैम देखिए, अभी आपने इनका गठबंधन हुआ है राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के साथ, आपने देखा होगा, युवाओं की पार्टी। इस पार्टी के लिए मैंने पहले भी बोला है, अगर आप मेरे पहले भी नेपाल की सरकार गिरने से 2 महीने पहले मैंने इस पार्टी का जिक्र किया था। तो इस पार्टी के साथ इनका गठबंधन हुआ है। शायद आप 2-4-5 दिन के अंदर ही, शायद अभी ये खबर कहीं भी नहीं है, शायद एक हफ्ते के अंदर एक न्यूज़ शायद दुनिया पर आएगी कि बालेंद्र शाह ने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया। तो यहीं से आप देख लेना। ब्रेकिंग न्यूज टाइम्स नाउ ना भारत डिजिटल पर लकी बिष्ट जी बता रहे हैं कि बालेंद्र शाह जो काठमांडू के मेयर हैं उसके पद से इस्तीफा देने वाले हैं और वे जल्दी ही नेपाल के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जैसा कि लकी बिष्ट जी कह रहे हैं।